एकादश के सभी बच्चों का बैंकिंग के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। 17 जुलाई 2020 आज हम पढ़ने वाले हैं नकद शेष समीकरण यानी कि कैम्ब्रिज समीकरण की आलोचनाएं। देखिए, फिशर समीकरण पर बड़ी उपलब्धि होने के बावजूद कैम्ब्रिज समीकरण एक दोष रहित मौद्रिक सिद्धांत नहीं है। यानी कि फिशर समीकरण से तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन फिर भी ये दोष रहित नहीं है। दोष क्या है? पहला, अवास्तविक मान्यताएं। इस सिद्धांत में के और टी को स्थिर मान लिया गया है, जबकि वास्तविक जीवन में इनमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। सट्टा उद्देश्य की अवहेलना। इस सिद्धांत में मुद्रा की मांग की पूर्ण व्याख्या नहीं की गई है, क्योंकि इसमें सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग की उपेक्षा की गई है, जबकि मुद्रा का उपयोग सट्टा में खूब होता ही रहता है। मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। तो इसकी अवहेलना की गई है। अपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत में कई घटकों की उपेक्षा की गई है जिस पर नकद कोष निर्भर होते हैं, जैसे कीमत स्तर, मौद्रिक आदतें, व्यावसायिक ढांचा वगैरह। चक्रीय तर्क। इस सिद्धांत के अनुसार एक ओर कीमत या मुद्रा का मूल्य नकद शेष द्वारा निर्धारित होता है, जबकि दूसरी ओर कीमत स्तर या मुद्रा का मूल्य नकद कोष को निर्धारित करता है। इस प्रकार यह सिद्धांत एक चक्रीय तर्क प्रस्तुत करता है कि मुद्रा का मूल्य नकद शेष को निर्धारित करता है और नकद शेष मुद्रा के मूल्य को निर्धारित करता है। तो ये बेसिकली एक चक्रीय तर्क है। इस बात को अगर एक बार ध्यान से सुनेंगे तो ही समझ पाएंगे। इसमें कहा गया है कि सिद्धांत एक और कीमत स्तर या मुद्रा का मूल्य नकद शेष यानी कि के द्वारा निर्धारित होता है, जबकि दूसरी ओर कीमत स्तर या मुद्रा का मूल्य नकद शेष को निर्धारित करता है। तो ये एक तरह का चक्रीय तर्क प्रस्तुत करता है और ये तर्क अपने आप में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है बहुत बार। पांचवा इसमें पॉइंट आया था कि वास्तविक तत्वों के प्रभाव की अवहेलना। इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन मुद्रा की मांग में होने वाले परिवर्तनों के कारण होता है, किंतु मुद्रा के मूल्य को बचत, निवेश, आय आदि कई वास्तविक घटक भी प्रभावित करते हैं, जिनकी हम इस सिद्धांत में अवहेलना कर नहीं सकते हैं, हालांकि की गई है। ब्याज दर के प्रभाव की उपेक्षा। इस सिद्धांत की यह मान्यता गलत है कि मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर के मध्य प्रत्यक्ष संबंध होता है। वास्तव में ब्याज दर में होने वाले परिवर्तन निवेश तथा उत्पादन लागत को प्रभावित करके कीमतों को प्रभावित करते हैं, किंतु इस सिद्धांत में ब्याज दरों के प्रभाव पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया है। व्यवहार चक्रों की व्याख्या नहीं की गई है इसमें। इस सिद्धांत से यह स्पष्ट नहीं होता है कि तेजी और मंदी की दशाएं क्यों उत्पन्न होती हैं। यह सिद्धांत दीर्घकालीन परिवर्तनों की व्याख्या तो करता है, लेकिन अल्पकालीन परिवर्तनों की व्याख्या नहीं कर पाया। अगत्यात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत में कई घटकों को स्थिर मान लिया गया है, जबकि गत्यात्मक अवस्था में प्रत्येक अर्थव्यवस्था में कई प्रकार के परिवर्तन होते ही रहते हैं। तो अगर हम नकद व्यवसाय और नकद शेष समीकरणों की तुलना करें तो देखिए, नकद व्यवसाय यानी फिशर का समीकरण और कैम्ब्रिज समीकरण, तो इसमें कुछ समानताएं भी हैं। वो समानताएं क्या हैं? इनके निष्कर्ष समान है। दोनों समीकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कीमत स्तर में उसी अनुपात में परिवर्तन होते हैं जिस अनुपात में मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन होते हैं। समान समीकरण फिशर का समीकरण है P = mv/t। रिवर्सन का समीकरण है P = m/kt। समानार्थक चिन्हों का प्रयोग किया गया है, तो दोनों समीकरण अपने आप में समान ही हैं, उसमें कोई बहुत अंतर नहीं है। असमानताएं क्या हैं दोनों की? अब हम असमानताओं को थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, मुद्रा के कार्य, इसमें फिशर ने विनिमय का माध्यम माना है केवल मुद्रा को। कैम्ब्रिज सिद्धांत में मुद्रा के धन संचय के कार्य पर ज़्यादा बल दिया गया है। संचलन वेग। फिशर के समीकरण में मुद्रा के संचलन वेग यानी कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी को अधिक महत्व दिया गया है, जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत में कुल मुद्रा के नकदी भाग को ज़्यादा महत्व दिया गया है। ठीक। प्रवाह या स्टॉक। फिशर ने मुद्रा को प्रवाह के रूप में लिया है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण में स्टॉक के रूप में लिया गया है। दूसरे शब्दों में फिशर के समीकरण में मुद्रा की मात्रा का संबंध समय की अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम से है, ठीक है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण में इसका संबंध समय के बिंदु यानी पॉइंट ऑफ टाइम से है।
ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कीमत स्तर। फिशर ने अपने समीकरण में सभी वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर पर विचार किया है। इसके विपरीत कैम्ब्रिज सिद्धांत में केवल उन वस्तुओं की कीमतों पर विचार किया गया है जो बाज़ार में बिकने के लिए आती हैं। ठीक है, सभी वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर पर विचार किया है। कैम्ब्रिज ने केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं की बात की है, अंतिम वस्तुओं को, जो बाज़ार में बिकने के लिए प्रस्तुत होती हैं। मुद्रा की मांग। फिशर के अनुसार मुद्रा की मांग तुरंत व्यय के लिए की जाती है, जबकि कैम्ब्रिज के सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मांग इसे नकद के रूप में रखने के लिए की जाती है। मांग तथा पूर्ति पर बल। कीमत स्तर के निर्धारण में फिशर ने मुद्रा की पूर्ति पर अधिक बल दिया है, जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत में मुद्रा की मांग को अधिक महत्व दिया गया है। व्यवसाय की मात्रा। फिशर के समीकरण में व्यवसाय की मात्रा सभी प्रकार के मध्यवर्ती तथा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय पर निर्भर करती है। फिशर सिद्धांत पर कैम्ब्रिज सिद्धांत जो है यह श्रेष्ठ कहा जाता है। उसके आधार क्या हैं, आइए हम इन्हें जानते हैं। पहला आधार है कारण तथा परिणाम संबंध का स्पष्टीकरण। फिशर सिद्धांत मुद्रा की मात्रा तथा सामान्य कीमत स्तर के कारण परिणाम संबंध को स्पष्ट नहीं कर पाता, जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत बताता है कि मुद्रा की मात्रा स्थिर रहने पर भी मुद्रा की मांग में होने वाले परिवर्तन कीमतों में परिवर्तन का कारण बन जाते हैं। अधिक वास्तविक दृष्टिकोण। फिशर का सिद्धांत मुद्रा की प्रचलन गति यानी कि चलन गति यानी कि वेलोसिटी ऑफ मनी पर आधारित है। प्रचलन गति एक यांत्रिक अवधारणा है। इसके विपरीत कैम्ब्रिज समीकरण उन उद्देश्यों पर आधारित है जो मुद्रा की मांग को प्रभावित करते हैं। यह दृष्टिकोण कहीं अधिक वास्तविक और व्यवहारिक है। मुद्रा की मांग का विस्तृत तथा उपयुक्त वर्णन। फिशर के समीकरण की तुलना में कैम्ब्रिज समीकरण की मुद्रा की मांग की व्याख्या अधिक विस्तृत है और उपयुक्त भी है। वस्तुतः मुद्रा की मांग विनिमय के माध्यम तथा मूल्य के संचय, इन दोनों कार्यों के लिए की जाती है। सरल गणना। कुरिहारा नाम के विद्वान कहते हैं कि कैम्ब्रिज समीकरण में के तथा आर की गणना फिशर के समीकरण के वी तथा टी की तुलना में सरल है। तरलता अधिमान सिद्धांत का आधार। कैम्ब्रिज सिद्धांत के आधार पर ही तरलता अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है, जो आय तथा रोजगार के निर्धारण और आर्थिक संकटों को नियंत्रित करने की सीमाओं को स्पष्ट करने में सहायक है। यानी कि जो कैम्ब्रिज सिद्धांत है, इसी के आधार पर तरलता अधिमान सिद्धांत बना है। इसका उपयोग होता है आय और रोजगार का निर्धारण करने में, आर्थिक संकटों को नियंत्रित करने की सीमाएं जो हैं उनको स्पष्ट करने में। अल्पकाल पर आधारित। कैम्ब्रिज समीकरण अल्पकालीन घटकों पर आधारित है, इनका अध्ययन करता है, इसलिए यह अधिक उपयुक्त है। फिशर का समीकरण दीर्घकालीन तथ्यों का अध्ययन करता है, किंतु दीर्घकाल का हमारे जीवन में उतना महत्व नहीं है जितना कि अल्पकाल का है। रोजगार की सभी स्थितियों में लागू। फिशर का समीकरण केवल पूर्ण रोजगार की स्थिति में लागू होता है। कैम्ब्रिज समीकरण ऐसी किसी मान्यता पर आधारित नहीं है, क्योंकि यह रोजगार की सभी परिस्थितियों में लागू होता है। मुद्रा के मूल्य का राष्ट्रीय आय से संबंध। देखिए, नकद शेष समीकरण की श्रेष्ठता का एक कारण यह भी है कि यह मुद्रा के मूल्य को राष्ट्रीय आय से संबंधित करता है। नकद कोष के लिए राष्ट्रीय आय की मुद्रा की मांग का निर्धारक तत्व माना जाता है। नकद कोष के लिए राष्ट्रीय आय ही मुद्रा की मांग का निर्धारक तत्व माना जाता है। तो निष्कर्ष यह है कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का कैम्ब्रिज समीकरण कई ऐसे दोषों से मुक्त है जिसके लिए फिशर के समीकरण की आलोचना की गई है। इसी कारण कैम्ब्रिज समीकरण को फिशर समीकरण से श्रेष्ठ माना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक को एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है कि कैम्ब्रिज सिद्धांत फिशर सिद्धांत से श्रेष्ठ है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आपको ये समझता 8 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का महत्व क्या है। अब ओवरऑल आपने जो फिशर का और कैम्ब्रिज इक्वेशन दोनों पढ़े, कैम्ब्रिज थ्योरी पढ़ी, दोनों का क्या महत्व है। जैसे आपने इससे पहले ना मुद्रा का जो था वो मांग और पूर्ति का सिद्धांत पढ़ा था, यहाँ मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। तो अगर हम इसके महत्व को जानने की कोशिश करें तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा। देखिए, आलोचनाएं तो बहुत सारी हैं फिशर के सिद्धांत की भी और कैम्ब्रिज सिद्धांत की भी, ठीक है, लेकिन यह सिद्धांत आज भी मुद्रा के मूल्य निर्धारण का आधार माना जाता है। व्यावसायिक महत्व होने के कारण मौद्रिक साहित्य में आज भी इस सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान है। रॉबर्टसन कहते हैं
कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत मुद्रा के मूल्य को समझने के लिए एक विचित्र सत्य है, जिसे समझना वास्तविक जीवन में मुद्रा की मात्रा और वस्तुओं की कीमतों में संपर्क स्थापित करने के लिए आवश्यक है। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की उपयोगिता और सत्यता के संबंध में कुछ बातें विचारणीय हैं। पहला, सामान्य प्रवृत्ति का द्योतक है। ये गणितीय दृष्टि से यह सिद्धांत भले ही असत्य हो, लेकिन यह सामान्य प्रवृत्ति के बोधक के रूप में एक सत्य है। दरअसल यह इस सामान्य प्रवृत्ति का ज्ञान कराता है कि जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाती है, किंतु कीमत स्तर में वृद्धि होती है। इसके विपरीत मुद्रा की मात्रा में कमी होने पर मुद्रा के मूल्य में वृद्धि और कीमत स्तर में कमी होती है, और यह एक सामान्य प्रवृत्ति है। ठीक। दूसरी बात, सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तनों के कारणों की जानकारी देता है यह सिद्धांत वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों के कारणों की जानकारी प्रदान करता है। कीमत स्तर में परिवर्तन अधिकांशतया मुद्रा की मात्रा में हुए परिवर्तनों से प्रभावित होते हैं। इसलिए मुद्रा का परिमाण सिद्धांत आज भी सामान्य कीमत स्तर को निर्धारित करने वाले घटकों की एक उत्तम समीक्षा माना जाता है। बिल्कुल बढ़िया बात कही है। सेंटेंस मुझे लगता है आसान है, अगर नहीं समझ में आए तो आप प्लीज़ बताइएगा, मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। एक और महत्वपूर्ण बात है कि कीमत स्तर पर नियंत्रण रखने में ये सिद्धांत उपयोगी होता है। व्यावहारिक दृष्टि से यह सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कीमतों को नियंत्रित करने के अच्छे उपाय बताता है। यह सिद्धांत इस ओर संकेत करता है कि यदि देश में मंदी के कारण कीमतें गिरती हैं तो कीमत स्तर को ऊंचा उठाने के लिए मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि की जानी चाहिए। इसके विपरीत यदि कीमतों में तेज़ी से वृद्धि होती है तो मुद्रा तथा साख की मात्रा को कम करके कीमत स्तर को नियंत्रित किया जा सकता है। संक्षेप में, मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करके गिरती हुई कीमतों में वृद्धि तथा बढ़ती हुई कीमतों में कमी लाई जा सकती है। इस प्रकार का सिद्धांत सरकार या केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति के निर्धारण में भी काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। दरअसल अब हम पढ़ने वाले हैं मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की सत्यता क्या है, इसका ऐतिहासिक प्रमाण क्या है, यानी कि क्या इसने वाकई में कुछ काम किया है देश में, क्या ये वाकई में प्रभावी रहा है। तो देश ही क्या, दुनिया में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे इस तथ्य को। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की आलोचनाओं से प्रतीत होता है कि यह सिद्धांत कहीं दोषपूर्ण और इतना अव्यवहारिक तो नहीं है, लेकिन इस सिद्धांत की सत्यता को सिद्ध करने के लिए कुछ विद्वानों ने कुछ ऐतिहासिक प्रमाण दे दिए हैं, जिससे मुद्रा के परिमाण तथा सामान्य कीमत स्तर में पाए जाने वाले घनिष्ठ संबंध की पुष्टि होती है। कुछ प्रमाण नीचे देखिए। धातुओं की पूर्ति में वृद्धि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि अंत में, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको आदि में स्वर्ण व रजत की खानों का पता लगने से जिन देशों में धातु मुद्रा की पूर्ति बढ़ी उसमें कीमत स्तर में भी वृद्धि देखी गई। दूसरा, इंग्लैंड में मुद्रा की पूर्ति सन 1820 से 44 की अवधि में, जब इंग्लैंड में मुद्रा की पूर्ति में उसकी मांग के अनुरूप वृद्धि नहीं हो पाई तो कीमतों में भारी कमी हो गई थी। कुछ और तथ्य देख लीजिए कि विश्व युद्ध काल में और युद्धोत्तरकालीन अनुभव क्या रहे हैं। प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध काल और उसके बाद के अनुभव भी मुद्रा की पूर्ति तथा कीमत स्तर के मध्य संबंध को सिद्ध करते हैं। इन अवधियों में कई राष्ट्रों में अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा की पूर्ति में असाधारण वृद्धि के कारण कीमत स्तर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। मंदी काल का अनुभव अगर हम करें, 1929 की प्रारंभ में विश्वव्यापी मंदी आई थी, ग्रेट डिप्रेशन जिसे कहा गया था। अनेक राष्ट्रों में अत्यधिक मुद्रा संकुचन होने के कारण कीमत स्तर में बहुत भारी गिरावट भी दर्ज की गई थी। अब भारत की बात कर लें। भारत में नियोजन काल में कीमत में बढ़ोतरी हुई, कीमतों में जनरल जो प्राइस लेवल होता है उसमें बढ़ोतरी हुई। देखिए, भारत में विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार ने घाटे की वित्त व्यवस्था की, जिसके अंतर्गत सरकार ने मुद्रा की मात्रा में बार बार वृद्धि की, अर्थात सरकार ने ढेर सारे जो नोट्स होते हैं, करंसी नोट्स, उनको निर्गमित किया, यानी कि उन्हें छापा। परिणाम स्वरूप मुद्रा की मात्रा बढ़ गई और कीमत स्तर में भी वृद्धि होती चली गई। मुद्रा यानी कि रुपया, इसका मूल्य तीव्रता से घटता चला गया। ठीक, यानी कि मुद्रा का मूल्य स्वयं का घटा, रुपये का मूल्य घटा, लेकिन कीमत स्तर बढ़ा। क्यों? क्योंकि मुद्रा की मात्रा बढ़ रही थी। तो विश्वव्यापी मुद्रा प्रसार की प्रवृत्ति, आजकल लगभग सभी देश मुद्रा प्रसार की समस्या से ग्रस्त हैं। इसके कारण सभी देशों में लगभग अगर आप देखेंगे तो कीमत स्तर में बढ़ोतरी आप नोटिस करते हैं। तो आज आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं, आपको इनसे संबंधित नोट्स बनाने हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो चैप्टर है ये एक तकनीकी चैप्टर है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को डिस्कस किया गया है बहुत कम शब्दों में।
अगर आप उन्हें समझना चाहते हैं तो आपको इन कम शब्दों को बार बार पढ़ना होगा, बार बार सुनना होगा, तभी आप इसे समझ सकेंगे। तो वीडियो आप बार बार देखें और समझें। फिर भी कोई चीज़ नहीं अगर समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और आपके हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ऐसे वादे के साथ आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।